दोस्तों, आज की कहानी किसी गैंगस्टर, किसी सुपारी किलर या किसी पुराने दुश्मन की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है। अच्छा परिवार, सरकारी नौकरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, पढ़ी लिखी बेटी और एक ऐसा भविष्य जिसे देखकर हर कोई कहे कि इस परिवार को आखिर किस चीज की कमी होगी। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक तूफान वहीं उठते हैं जहां बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है। सोचिए, अगर कोई मां कई दिनों से घर से बाहर निकलने में डरने लगे क्योंकि उसे यकीन हो जाए कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे मारना चाहता है, फिर उसके घर पर कभी नींबू फेंका जाए, कभी हरी मिर्च, कभी काले कपड़े में बंधा नारियल और एक दिन घर के अंदर एक काली गुड़िया भी फेंक दी जाए, यह सब सिर्फ अंधविश्वास था या किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। और जब आखिरकार वो महिला घर के बाहर निकली तो कुछ ही सेकंड के बाद में सड़क पर उसकी ऐसी मौत हुई जिसे पूरी दुनिया ने एक रोड एक्सीडेंट समझा। लेकिन पुलिस ने जब इस हादसे की परतें खोलना शुरू की तो सामने आया एक ऐसा सच जिसे हर किसी ने अंदर तक हिला दिया, क्योंकि इस कत्ल की सुपारी किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसी इंसान ने दी थी जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख के अंदर रखा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर का एक शांत इलाका प्रतापनगर, करीब 45 साल की नीरज शर्मा, एक सीधी सादी, जिम्मेदार और शांत स्वभाव की महिला। उसकी जिंदगी वैसे तो आम लोगों जैसी थी, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। कुछ महीने पहले उसकी जो पति है विजय वशिष्ठ, उनकी अचानक ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया, मौत हो गई। विजय हाईकोर्ट के अंदर क्लर्क थे, सरकारी नौकरी थी, इज्जत थी और परिवार भी खुशहाल था। लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। पति के जाने के बाद में घर की पूरी जिम्मेदारी नीरज के कंधों पर आ गई। घर में उनकी बेटी थी, 23 साल की बेटी जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, और एक 16 साल का बेटा था जो मानसिक रूप से कमजोर था, जिसे रोज फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती थी। सरकार की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति भी मिली हुई थी और विजय की सरकारी नौकरी अब निर्जा को मिल चुकी थी। और बाहर से देखने वालों को लगता था कि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी घर के अंदर रिश्तों की नींव में दरार पड़ चुकी है। करीब 1 महीना पहले की बात है। नीरज ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक सामने से एक काली थार तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि बस अब सब कुछ खत्म, लेकिन आखिरी सेकेंड में उन्होंने सड़क छोड़कर नीचे छलांग लगा दी। थार उनके बिल्कुल पास से निकल गई। अगर उस वक्त सामने से दूसरी गाड़ी अगर नहीं आती तो शायद उसी दिन उनकी मौत हो जाती। घर पहुंचते पहुंचते उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने घर वालों से कहा कि आज ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर मुझे कुचलना चाहता था। परिवार वालों ने समझाया शायद वहम होगा, थोड़ा संभल कर चला करो। लेकिन नीरज का डर वहम नहीं था। उन्हें महसूस हो चुका था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और उस दिन के बाद में उन्होंने लगभग घर से निकलना ही बंद कर दिया। जरूरत पड़ती तभी बाहर आती, वो भी बहुत संभल कर। उधर जो लोग उनकी मौत चाहते थे उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। अब उन्हें किसी भी कीमत पर नीरज को घर से बाहर निकालना था। फिर शुरू हुआ डर का खेल। एक दिन घर का शीशा तोड़ा गया, दूसरे दिन दरवाजे पर नींबू पड़ा मिला, फिर हरी मिर्च, फिर काले कपड़े में बंधा नारियल, और आखिर में एक काली गुड़िया जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाए। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक प्रक्रिया चल रही हो। लेकिन असलियत में यह तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। कत्ल की साजिश रचने वाले जानते थे कि अगर नीरज डर कर घर में कैद रही तो उनका प्लान कभी पूरा नहीं होगा, और उन्हें किसी भी तरह से बाहर निकलना जरूरी था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस से पहले नीरज का डर ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। उधर पूरा परिवार यही समझ रहा था कि कोई अंधविश्वासी हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मौत अब सिर्फ घर के बाहर नहीं बल्कि बहुत करीब आ चुकी थी। और फिर आया 3 जुलाई 2026, शाम करीब 4:45। यही वो दिन था जब जयपुर की एक सुनसान सड़क पर एक स्कॉर्पियो पूरी रफ्तार से दौड़ी, और अगले कुछ सेकंड में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसे देखकर हर किसी ने कहा
बहुत दर्दनाक हादसा है। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी का पहला फुटेज देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि यह हादसा नहीं कुछ और है। सड़क पर लोगों की भीड़ जुटी थी। किसी ने 112 पर फोन किया, कुछ लोग घायल महिला की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरज शर्मा सड़क पर बेसुध पड़ी थी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गई। जिस किसी ने भी यह मंजर देखा उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, इतना भयानक एक्सीडेंट। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, घर वालों को खबर दी गई और पहली नजर में पूरा मामला एक सड़क हादसे का मान लिया गया। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद ये केस भी हजारों अनसुलझे एक्सीडेंट की फाइल में दबकर रह जाता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। नीरज के अंतिम संस्कार के दौरान उनके भाई राकेश शर्मा बार बार एक ही बात सोच रहे थे, पहले जीजा की अचानक मौत और अब दीदी सड़क हादसे में जान से चली गई। दोनों घटनाएं उन्हें कहीं ना कहीं अजीब लग रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और आखिरकार उन्होंने अपने कुछ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और सिर्फ एक बात कही, अगर दोस्ती निभानी है तो इस केस को एक बार हादसा मानकर नहीं, शक की नजर से देखो। बस यहीं से कहानी पलटने लगी। पुलिस फिर उसी सड़क पर पहुंची जहां नीरज की जान गई थी। उन्होंने सबसे पहले सड़क देखी। पूरी 60 फीट चौड़ी सड़क थी, सुनसान इलाका था, ना कोई ट्रैफिक ना कोई भीड़, और सबसे अहम बात, नीरज सड़क के बिल्कुल किनारे पर चल रही थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिम है कि अगर सड़क इतनी खाली थी तो स्कॉर्पियो सीधे उस महिला को कैसे टकरा गई? क्या ड्राइवर ने उन्हें देखा नहीं, या फिर किसी को निशाना बनाया गया था, उसी को निशाना बनाया गया था? आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पहला फुटेज देखकर पुलिस की आंखें सिकुड़ गई। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी वो अचानक कहीं से नहीं आई थी। वो काफी देर से सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। यानी ड्राइवर को पहले से पता था कि नीरज इसी रास्ते से आने वाली है। अब ये हादसा नहीं, घात लगाकर किया गया हमला लगने लगा। लेकिन असली खेल अभी सामने आना बाकी था। एक सीसीटीवी में पुलिस ने देखा कि स्कॉर्पियो के पीछे एक बाइक भी चल रही है। पहले किसी ने बाइक पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो यही बाइक सबसे बड़ा सुराग बन गई। आमतौर पर जब कोई एक्सीडेंट होता है लोग रुकते हैं, मदद करते हैं और कम से कम पीछे मुड़कर तो देखते ही हैं। लेकिन इस बाइक पर बैठा लड़का रुकने के बजाय और तेज स्पीड से वहां से निकल गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि यहां क्या होने वाला है। पुलिस ने अब दोनों का पीछा करना शुरू किया। स्कॉर्पियो आगे जाकर एक जगह लावारिस हालत में खड़ी मिली। गाड़ी बुरी तरह डैमेज थी और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसके नंबर प्लेट पर मिट्टी पोत दी गई थी ताकि नंबर साफ दिखाई न दे। अब शक यकीन में बदलने लगा। कोई एक्सीडेंट करने वाला नंबर प्लेट भला क्यों छुपाएगा? स्कॉर्पियो के पास पहुंचकर पुलिस ने को एक और हैरान करने वाला नजारा देखा। दो बाइक वहां पहले से मौजूद थी। स्कॉर्पियो में बैठे दोनों लोग आराम से नीचे उतरे, बाइकों पर बैठे और वहां से फरार हो गए। मतलब भागने का पूरा इंतजाम पहले से तैयार था। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। हर कदम हर सेकेंड पहले से सब कुछ प्लान था। अब पुलिस सीधे गाड़ी के नंबर तक पहुंची। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी। गाड़ी के मालिक का पता लगाया। जब पुलिस उनके पास में पहुंची तो उसने कहा कि साहब, मैंने गाड़ी किराए पर दी थी, मुझे नहीं पता कि उससे क्या किया गया। और उसने एक नाम बताया, हेमंत। पुलिस हेमंत तक पहुंची। पहले तो उसने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पूछताछ और ज्यादा सख्त हुई तो उसने एक और नाम उगल दिया, आकाश शर्मा। फिर आकाश पकड़ा गया। उसने बताया कि उसके साथ कार में अरविंद भी था। एक एक करके लोग पकड़े जाने लगे। हर गिरफ्तारी एक नई कड़ी जोड़ रही थी। लेकिन पुलिस को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली महिला के कत्ल के लिए इतने लोग क्यों लगाए गए। कौन था जो इस पूरी टीम को चला रहा था? फिर पूछताछ के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर खुद पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। नाम था मोहन स्वरूप। रिश्ता नीरज शर्मा का सगा जेठ, यानी पति का बड़ा भाई। अब मामला सिर्फ सुपारी किलिंग का नहीं था, यह मामला परिवार के अंदर पहुंच चुका था। पुलिस ने तुरंत मोहन स्वरूप को भी हिरासत में लिया।
अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन पुलिस को महसूस हो रहा था कि अभी भी इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार बाकी है, सामने नहीं आया है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश सिर्फ जेठ अकेला नहीं रच सकता था। कोई ऐसा था जिसके पास वजह भी थी और सबसे ज्यादा फायदा भी था। और जब पुलिस ने उस नाम तक पहुंचना शुरू किया तो पूरा थाना कुछ पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि अगला नाम नीरज शर्मा की सबसे बड़ी पहचान था उसकी अपनी बेटी, 23 साल की कानून की पढ़ाई करने वाली लॉ स्टूडेंट आरुषि। और यही वो मोड़ था जहां एक सड़क हादसे की जांच भारत के सबसे सनसनीखेज पारिवारिक कत्ल के अंदर बदलने लगी। उस वक्त तक आरुषि अपने घर पर थी, चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में आंसू भी थे। आखिर कुछ दिन पहले उसने अपनी मां को खोया था। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही कहता, यही सोचता, बेचारी लड़की। पहले से पिता चले गए, अब मां भी चली गई, लेकिन पुलिस अब इस चेहरे के पीछे छिपे सच को जान चुकी थी। बस उन्हें एक आखिरी कड़ी जोड़नी थी। पुलिस उसके घर पहुंची और बड़े ही शांत लहजे में कहा, बेटा थाने चलना होगा, कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करनी है। इतना सुनते ही आरुषि का रवैया बदल गया। उसने तुरंत कहा, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, कानून जानती हूं, बिना वजह मुझे थाने नहीं बुला सकते, जो पूछना है यही पूछिए। पुलिस वाले मुस्कुराए। उन्हें पहले से अंदाजा था कि लड़की कानून पढ़ती है और शायद खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझती है। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा, कुछ दस्तावेज पूरे करने हैं, आगे सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में भी काम आ सकते हैं। सरकारी नौकरी? ये दो शब्द सुनते ही आरुषि बिना कोई सवाल किए तैयार हो गई। यहीं यहीं पुलिस को यकीन हो गया कि उनका शक गलत नहीं था। थाने पहुंचने के बाद में उसे बड़े आराम से कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया, चाय के लिए पूछा। कमरे का माहौल बिल्कुल सामान्य रखा गया। आरुषि धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। उसे लगा शायद सच में सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए पूछताछ करनी है। और अगले ही पल पूरे कमरे का माहौल बदल गया। जांच अधिकारी ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने अपनी मां का कत्ल क्यों करवाया? यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। पहले उसने गुस्सा दिखाया, फिर पुलिस पर ही सवाल उठाने लगी। आप लोग क्या बोल रहे हैं? होश में तो हैं? लेकिन पुलिस अब खाली हाथ नहीं थी। अधिकारी ने बिना कुछ कहे उसे लॉकअप की तरफ चलने को कहा। आरुषि जैसे ही वहां पहुंची, उसकी नजर सबसे पहले अपने ताऊ मोहन स्वरूप पर पड़ी, फिर आकाश वर्मा, अरविंद, हेमंत, रोहित, मोहित, एक एक करके सारे चेहरे उसके सामने आ गए जिन लोगों के भरोसे उसने अपनी मां को मरवाया था। और ये सभी सलाखों के पीछे खड़े थे। अब झूठ बोलने की कोई जगह बची ही नहीं थी। और कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर आरुषि की आंखों में आंसू निकलने लगे और धीरे धीरे उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि पापा की मौत के बाद मैं चाहती थी कि उनकी सरकारी नौकरी मुझे मिले। मैं पढ़ी लिखी थी, लॉ कर रही थी, मुझे लगता था कि नौकरी पर पहला हक मेरा है। शुरुआत में नीरज शर्मा भी यही चाहती थी। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी थी कि अगर नियम इजाजत देंगे तो नौकरी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन यही कहानी ने एक नया मोड़ आया। कुछ रिश्तेदार नीरज के पास पहुंचे। उन्होंने समझाया, तुम्हारी बेटी पढ़ने में तेज है, वो आगे चलकर वकील भी बन सकती है, जज भी बन सकती है, उसे सरकारी क्लब की नौकरी में मत बांधो। और तुम्हारा बेटा, उसे जिंदगी भर इलाज और देखभाल की जरूरत पड़ेगी। अगर बेटी की शादी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? ये बातें नीरज के दिल में उतर गई। उन्होंने फैसला बदल लिया। उन्होंने खुद को अनुकंपा नियुक्ति उन्होंने ले ली। और यहीं से माँ बेटी के रिश्ते में दरार आ गई। जो बेटी कभी माँ की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसी माँ को अपनी सबसे बड़ी रुकावट समझने लगी। बात बात पर झगड़े होने लगे, दोनों अलग अलग रहने लगी। बाहर से रिश्ता कायम था, लेकिन अंदर अंदर नफरत पल रही थी। और फिर एक दिन इस नफरत ने लालच का हाथ पकड़ लिया। आरुषि ने अपने चचेरे भाई बलराम से कहा, जानते हो, भरतपुर की जमीन की कीमत अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। जयपुर के दोनों मकान भी करोड़ों में हैं। अगर मां नहीं रहेगी तो सरकारी नौकरी भी मेरी होगी, प्रॉपर्टी भी मेरी, और जमीन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा।
बलराम पहले तो चौंका, लेकिन जब करोड़ों की दौलत का हिसाब सुना तो उसकी आंखों में भी लालच उतर आया। उसने ये बात अपने बाप को बताई, मोहन स्वरूप को बताई, जो उसका बेटी का ताऊ था। मोहन स्वरूप जो नीरज का सगा जेठ था। पहले उन्होंने भी सोचा, फिर पैसों का हिसाब लगाया और आखिरकार उन्होंने भी इस साजिश के लिए हां कर दी। जिस मां ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, उसी मां की जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी में लगा दी गई। कहते हैं जब इंसान के लिए दिल में कहते हैं जब इंसान के दिल में लालच घर कर जाता है तो रिश्ते सबसे पहले मरते हैं और उसके बाद में इंसानियत। और यही इस परिवार के साथ भी हुआ। प्लान तैयार हुआ, सीधे हमला नहीं करना था, ऐसा कत्ल करना था जिसे पूरी दुनिया सड़क हादसा समझे। और इसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई। किसी का काम गाड़ी का इंतजाम करना था, किसी का काम रेकी करना, किसी का काम मौके पर मौजूद रहना और किसी का काम हत्या के बाद आरोपियों को वहां से सुरक्षित निकालना। यानी ये कोई गुस्से में लिया गया अपराध नहीं था, ये पूरी तरह एक प्लान किया हुआ कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। बताया जाता है कि इस काम के लिए लाखों रुपए में सौदा तय हुआ था। हर आदमी को अपना अपना रोल समझा दिया गया था। अब सिर्फ एक मौके का इंतजार था। पहली कोशिश थार से की गई, लेकिन नीरज बच गई और यहीं से पूरी साजिश में घबराहट फैल गई, क्योंकि जिस महिला को उसी दिन मर जाना था वो अब घर से निकलना ही बंद कर चुकी थी। अब कातिलों के सामने एक नई मुश्किल थी कि उसे बाहर निकाला जाए। तभी उन्होंने एक ऐसा तरीका चुना जो सुनने में अंधविश्वास लगता है, लेकिन असल में वो मानसिक दबाव बनाने की चाल थी। कभी घर पर नींबू फेंका, कभी हरी मिर्च, कभी काले कपड़े में बांधा नारियल और फिर एक काली गुड़िया। मकसद सिर्फ इतना था कि नीरज डर जाए, घबरा जाए और किसी मजबूरी में वो घर से बाहर निकले। लेकिन इंसान हर वक्त घर में बंद भी तो नहीं रह सकता था। नीरज का 16 साल का बेटा था जिसे रोज फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती थी और उसे लेकर उन्हें आखिर बाहर जाना ही पड़ता था। कातिलों को इसी पल का इंतजार था। 3 जुलाई 2026 शाम करीब 4:45 बजे के आसपास नीरज अपने बेटे की फिजियोथेरेपी पर छोड़कर उसको वापस घर लौट रही थी और उधर बाइक पर बैठे लोग लगातार उसकी लोकेशन बता रहे थे। अब निकली, अब इस रास्ते पर है, बस कुछ सेकंड और दूसरी तरफ स्कॉर्पियो पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे इशारा मिला, गाड़ी स्टार्ट हुई। कुछ ही सेकंड के अंदर उसने पूरी रफ्तार पकड़ ली। नीरज सड़क पर बिल्कुल किनारे चल रही थी। उसे शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ दौड़ रही है और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर, इतनी भयानक कि उसके शरीर जो था कई फीट दूर जाकर गिर गया। लोग दौड़े, चीख पुकार मच गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और उधर स्कॉर्पियो दूर जाकर छोड़ दी गई। नंबर प्लेट छिपाने की कोशिश की गई। पहले से मौजूद बाइक पर आरोपी बैठे थे, ऐसे में वो फरार हो गए और जैसे ही मान लो कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्हें पूरा यकीन था कि पुलिस इसे सड़क हादसा मानेगी और कुछ दिनों के बाद में फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है और इस बार उनकी सबसे बड़ी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस। और यही उन्होंने सोचा, सबूत खत्म हो गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों ने उनकी पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली थी। एक बाइक, फिर दूसरी बाइक, गाड़ी का इंतजार, नंबर प्लेट छिपाना, भागने का रास्ता तय, सब कुछ। और फिर एक एक करके पूरी साजिशें खुलती चली गई। जब पुलिस ने सारे आरोपियों को आमने सामने बिठाया तो हर बयान दूसरे बयान से जुड़ता चला गया। किसी ने कोई गाड़ी लेके आया, किसी ने रेकी की, किसी ने हमला किया और किसी ने भागने का इंतजाम किया और किसी ने पूरी साजिश रची। सब सामने आ गया और आखिरकार पूरी टीम गिरफ्तार हुई और सलाखों के पीछे पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हत्या नहीं है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस मां ने अपनी बेटी की हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उसी मां की जिंदगी उसकी अपनी बेटी ने सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए खत्म करवा दी। जिस नौकरी को पाने के लिए उसने मां को मरवा दिया, आज वही नौकरी उसके किसी काम की नहीं रही। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने रिश्तों का कत्ल किया, आज उस पर उसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अब उसकी दुनिया 4 दीवारी और सलाखों के बीच सिमट चुकी है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह हत्या की कहानी नहीं है,
ये कहानी उस लालच की है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है। पहले रिश्ते खत्म होते हैं, फिर भरोसा, और आखिर में इंसान खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। याद रखिए, दौलत कमाई जा सकती है, नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक माँ दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं लौटा सकता। और शायद यही बात आरुषि को उस दिन समझ आती जो आज एक माँ जिंदा होती, एक परिवार बर्बाद नहीं हुआ होता और करोड़ों की प्रॉपर्टी के बावजूद पूरा घर उजड़ता नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लालच इंसान को अमीर नहीं बनाता, लालच पहले इंसानियत मारता है और फिर इंसान की पूरी जिंदगी।